अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। आज 7 जनवरी है और जब आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे तो ये 8 जनवरी हो चुका होगा। आज की प्रेजेंटेशन हमारी सैफ पावर के हवाले से इस कंपनी के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय और मेजोरिटी लोगों की राय है कि डिविडेंड की वजह से बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट किया जाए और ये 2-3 साल में आपका पैसा रिटर्न कर देती है। तो इस कंफ्यूजन को इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी लाने के लिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाई। ऑब्वियसली अगर कोई कोई इन्वेस्ट किसी कंपनी में करे, मैं समझता हूँ उसको पूरे डिटेल में रिसर्च करके इन्वेस्ट करे। इसकी इसकी वजह ये दूसरों की सुन के इन्वेस्ट करने में सिर्फ आपको नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं होता। तो इस पे मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके यहाँ पे समराइज किया, तो आज जिससे आपको हेल्प आउट होगी कि आपको आईएएस में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं या नहीं करना चाहिए। प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट हमेशा की तरह सिमिलर होगा। बैकग्राउंड, न्यूज़, फाइनेंशियल पोजीशन, डिविडेंड और फिर प्राइस एक्शन। बैकग्राउंड की बात करें, कंपनी करती क्या? कंपनी पावर जनरेशन कंपनी है, पावर बनाती है और बेचती है किसको? सेंट्रल पावर परचेजिंग सीपी एक एग्रीमेंट के थ्रू समझ लें वो आपदा को बेचती है। और वो एग्रीमेंट इनका भी कि सर्टेन पीरियड तक वैलिड है, जो मेरी नॉलेज में ख्याल में 27 या 28 में तक वैलिड है। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, मुझे पब्लिकली कहीं नज़र नहीं आया। और पिछले एग्रीमेंट ज़रूर नजर आया लेकिन लेटेस्ट एग्रीमेंट नज़र नहीं आया कब एक्सपायर हो रहा है। तो इस पे क्लैरिटी इनकी वेबसाइट पे भी नहीं है, विच इज़ जो कि बड़ी सोच वाली बात है कि इनकी वेबसाइट पे भी उन्होंने नहीं लिखा। ये हो सकता है मुझे सही से एक्सप्लोर करना नहीं आया हो, लेकिन मैं समझता हूँ ये अभी इस पे कंफ्यूजन है कब है। लेकिन कंपनी 225 मेगावाट बनाती है, बहुत छोटी कंपनी कहलाएगी पावर के सेक्टर में। और ये इसको बेचती है। बाकी न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट की बात की जाए, इसमें रिसेंटली कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं है जो मैं आपसे शेयर करूं। डिविडेंड की अनाउंसमेंट डेफिनेटली आई थी थर्ड क्वार्टर पर, लेकिन इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है जो शेयर की जाए। इससे पहले अगस्त के महीने में इन्होंने अनाउंस किया था कि सैफ सीमेंट लिमिटेड इनकी जो सब्सिडी है उसको सेल कर रहे हैं और उसका पैसा आएगा। तो उस वक्त ये था कि अब शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया कि सेल कर दो। और तकरीबन इनकी तक 700 साढ़े 700 मिलियन इनकी इन्वेस्टमेंट है सैफ सीमेंट में। तो इसके बारे में भी कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है कि आया बिक गई है या नहीं बिकी। शेयर होल्डर ने जरूर अप्रूव कर दिया कि बेचनी चाहिए, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर बिकेगी तो उससे थोड़ा कैश आएगा और फिर इसकी थोड़ी सी कैश पोजीशन बेहतर होगी। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो फाइनेंशियल पोजीशन ग्रेजुअली इंप्रूव कर रही है पिछले क्वार्टर से। अगर हम देखा जाए अभी भी स्टिल ये लॉस पे है। अगर हम देखें 25 मिलियन का लॉस है इन टोटल फॉर द 9 मंथ। मैं समझता हूँ ईयर एंड तक ये शायद या तो लॉस रहेगा या बिल्कुल टाइनी सा प्रॉफिट होगा। लेकिन इंडिकेशन ये लॉस ही रहेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इनकी कंपनी, मुझे समझता हूँ 20 अरब का इसका रेवेन्यू है, 17 अरब का इसका रेवेन्यू है। ग्रॉस प्रॉफिट वाइज ठीक है, बहुत अच्छी नहीं बोलूँगा, ठीक है। और अदर इनकम भी इसकी कोई खास नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और इससे कमा रहे हैं, लेकिन कोई पोटेंशियल और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं की भी, जो मुझे लगता है इसमें काम करना चाहिए कंपनी को। बाकी फाइनेंस कॉस्ट आप देख सकते हैं अच्छा खासा इनके ऊपर लोन है, जो 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 एक इंडिकेट करता है कि भाई ये तो बड़ी कंसर्निंग पॉइंट है। इसके लोन में मैं थोड़ा सा भी जाऊंगा इन अ मिनट। तो फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली इसका एक बड़ा एलिमेंट है जिसको मैं अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड पे कवर करता हूँ। बाकी ओवरऑल इसकी अगर पोजीशन देखें तो इतना कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। गियरिंग रेशियोज वाइज भी कमो बेश सिमिलर है। मैं समझता हूँ इसको अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट पे काम, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे काम करना चाहिए और खास तौर पे ये अपने फाइनेंस को पे काम करना चाहिए। जैसे कि इसने इस साल अपनी कमाई से ज़्यादा डिविडेंड दे दिया, तो मैं समझता हूँ अभी तो उसका हुआ इम्पैक्ट ये नज़र आया कि अभी 22% बैंक इंटरेस्ट है। तो उसको 22% को बैंक को सूद में देना पड़ा। अगर वो शेयर होल्डर से बचाता नेक्स्ट क्वार्टर में देता तो शेयर होल्डर पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट बात है, लेकिन ये इस तरह कंपनी को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है हर बार। ऐसा नहीं कि इस तरह कंपनी चलेगी नहीं अदरवाइज। बाकी अगर इसकी फाइनेंशियल पोजीशंस पे की अगर कंटिन्यू दूसरी स्लाइड पे आऊँ जिसमें मैंने लोन के बारे में जिक्र किया है, चेक ये चीज़ आई डोंट नो जितने भी लोग ट्रेडर्स वगैरह ये एनालिस्ट वगैरह वीडियोस बनाते हैं ये चीज़ को कवर क्यों नहीं करते। कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बोरिंग है 8.5 अरब, तकरीबन 9 अरब की लाइबिलिटी है, बैंक लोन है, ठीक है। और 22% का अगर इंटरेस्ट है तो आप सोचो 9 अरब पे 22% कितना बनता है? कम हो बेश 2% 2 बिलियन बनेगा, 2 अरब बनेगा। तो उस बारे में कोई जिक्र नहीं करा। और आप इसकी इंडिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फाइनेंस को 1.8, ये इसी के ऊपर लगा है 20-22% जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तभी ये 2 अरब बना है PNL पे।
तो इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। कंपनी के 2 अरब जो कमा रही है, ग्रॉस प्रॉफिट 2 अरब, 1.9 कमा रही है, 1.8 इसमें उड़ रहा है। तो इस पे कोई बात नहीं कर रहा, जो कि एक बड़ी अपसेट होने की बात है कि क्यों बात नहीं कर रहे, इस पे करना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, ये कंपनी का अगर करंट एसेट देख, शॉर्ट टर्म टोटल लाइबिलिटीज देखे ना, जो करंट लाइबिलिटीज 12 अरब की लाइबिलिटीज है, और टोटल एसेट देखे ना, जो करंट एसेट है वो भी 12 अरब के। अच्छा, इसमें मुझे एक दो लोगों ने पिछली वीडियो में मुझे कमेंट किया था कि यार रिसीवेबल इसका 11 अरब का है, इस पे आप क्यों जिक्र नहीं कर रहे हैं। देखो, रिसीवेबल इसका 11 अरब का है। इसका रिसीवेबल किससे, इसके परचेजिंग पावर कंपनी से, और ये मूविंग बैलेंस है। ये मैं खुद इसकी इनसाइट भी थोड़ा सा मुझे आइडिया है और मुझे नॉलेज है। ये मूविंग बैलेंस है, ये चेंज होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अगर आप इसके नोट्स में भी जाएं तो मेरे ख्याल से 400 से 450 मिलियन के अलावा ना पूरा का पूरा मूविंग बैलेंस है। आज 11 मिलियन है। और ये बैलेंस पुरानी इनवॉइस पे होती है, नई इनवॉइस वापस बैलेंस खड़ा हो जाता है, तो ये कोई इशू नहीं है। लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया था पिछली वीडियो में। और इस बार में मैंने क्लैरिटी दे दी, अदरवाइज मुझे देने की जरूरत नहीं थी। ये वजह। दूसरी चीज, ये मैंने जो कहना ये चाह रहा था कि इसके 14 अरब के एसेट है और 12 अरब की अ, तकरीबन 12 अरब की लाइबिलिटी है। तो ये एक अच्छी पोजीशन नहीं हुई एसेट और लाइबिलिटी के हिसाब से। और खुदा ना खास्ता कंपनी को कुछ ना कुछ फेस करना पड़ सकता है, लिक्विडिटी चैलेंजेस हो सकते हैं, ये चीज। और जो इनकी सब्सिडी जो बिक रही है उसमें भी 700-800 मिलियन से ज्यादा इनको मिलने नहीं है। तो जब 700-800 का ही इम्पैक्ट हो, तो आप खुद देखें 700-800 कुछ ज्यादा वैल्यू एडेड नहीं करेगा इनके करंट एसेट पे। तो ये चीज भी मैं क्लियरली बताना चाह रहा था, एक चीज। बाकी कंपनी को जो इस पे काम करना चाहिए, मैं समझता हूँ इसको अपने ना ऑपरेशन को थोड़ा सा ड्यूअल फ्यूल, डेफिनेटली इनके ड्यूअल फ्यूल है इनकी, इनका पावर प्लांट। लेकिन मुझे लगता है उसमें भी अगर डीजल कोई ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो फायदा नहीं है ना। आई थिंक इनको ड्यूअल सेकंड फ्यूल का भी ज्यादा यूज करना पड़ेगा। डीजल इज वेरी कॉस्टली। यही चीज। दूसरी, ये तो इनके ऑपरेशन हवाले से वो लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे और हायर कर सकते होंगे जो इनको बताए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें काम करना चाहिए। दूसरी पावर कंपनी इसमें अच्छा खासा बना रही है। बाकी मुझे नेट पोजीशन इसकी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी, फाइनेंशियल पोजीशन, इसीलिए मैं थोड़ा सा ना इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करता। आखिर डिविडेंड पे आउट की बात करें तो हिस्टोरिकली डिविडेंड ये पे आउट जितना कमाती थी उसका 37% देती थी। 21 और 22 में इसने 80 और 85% दे दिया। अच्छा, पावर कंपनी की मैं बात करूँ, तकरीबन सारी पावर कंपनी 70 से 80% पे आउट दे देती। आप हिस्ट्री उठा ले, ईपीकेएल हो गया, अच्छी पावर कंपनी की बात कर रहा हूँ जो एक रीजनेबल मार्केट में है और अच्छा अच्छा काम कर रही है, वो 70 से 80% देती थी। तो ये इसने कोई कोई तीर नहीं मारा सैफ पावर ने भी, तो इसने भी यही किया। 80% 21 में दिया और 22%, 22 में 85% दिया। अच्छा, 22 और 21 में मैं एक आपको बात बताऊं, 22 में इसको तकरीबन 9 अरब के पैसे मिले। किससे? ओवर ड्यू पेमेंट्स के। तो इसलिए इसमें दिया। इसका मैंने एक्सप्लोर नहीं की रीजन, लेकिन मैं डेफिनेटली कॉन्फिडेंट यही वजह होगी, इनके कैश होगा तो उन्होंने दे दिया। बाकी डिविडेंड यील्ड आज की बेसिस पे देखें 2022 पे अगर मैं देखता हूँ तो तकरीबन 43 से 45% डिविडेंड बनती है, 19 रुपए का अगर शेयर है तो जो कि एक बज़ाहिर बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई 2 साल में 45% एक साल में रिटर्न कर रहा है, तो 2 साल में तो पूरी इन्वेस्टमेंट तकरीबन रिटर्न हो जाएगी। तो देखने के लिए अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल भी इंसान को समझना चाहिए। ये सिर्फ टेम्परी ओवर ड्यू पेमेंट मिल गई तो इससे दे दिया, तो ये कोई कंपनी को उसको इस बेसिस पे लॉन्ग टर्म पे मुझे नहीं लगता कि एसेस करना चाहिए, एटलीस्ट मैं तो नहीं करता। बाकी डिविडेंड यील्ड मैंने हिस्टोरिकली यहाँ पे लिख दी कि 22 में 45 थी, 21 में 10 थी, और सो ऑन आप देख सकते हैं। ये जानने के लिए, लेकिन आई डोंट थिंक ये आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट है। मुद्दा बेसिकली ये करंट इंफॉर्मेशन की बात बेस पे काम करें। हिस्टोरिक में हो सकता है कुछ कुछ और सिनेरियोस हो, करंट में क्या थी उसके बेसिस पे डिसीजन ले, रादर देन हिस्टोरिक के। प्राइस एक्शन अभी 19 साढ़े 19 पे है, ठीक है। और ये इसका ईयर एंड है दिसंबर। जब ईयर एंड दिसंबर है और 19 है, तो मैं समझता हूँ कि मार्च अप्रैल में इसके अकाउंट्स, एंड ऑफ मार्च में इसके अकाउंट्स आएंगे। तो आज जनवरी से लेके एंड ऑफ मार्च तक पोटेंशियल है ये एक्यूमुलेट करे। और फिर उस दौरान आप शॉर्ट टर्म गेन कमा सकते हैं अगर किसी ने शॉर्ट टर्म करना है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं, जब तक इसकी बैलेंस शीट थोड़ी सी बेहतर नहीं होगी, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। हो सकता है दे दे एक साल में अच्छा वापस मजीद अच्छा डिविडेंड दे दे, लेकिन एज अ रैशनल इन्वेस्टर मैं थोड़ा सा रिस्क रिस्क न्यूट्रल अप्रोच चलूंगा। ना ही ज्यादा रिस्क लूंगा ना ही कम रिस्क लूंगा। तो मैं समझता हूँ इसमें फिलहाल इसके बड़ा समय पर हमारे पास बहुत और अच्छे शेयर भी मौजूद है जिसमें कैपिटल गेन का भी एक एक्सपोजर है, डिविडेंड का भी एक्सपोजर है।
ये मेरी राय लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने जैसे जिक्र किया 10 से 15 तक, 20-22 तक इजीली जा सकता है, 22 तक इजीली जा सकता है। मार्च के ईयर एंड जब अनाउंस होगी बोर्ड मीटिंग तो जा सकते हैं, तो आप उस पर गेन कमा सकते हैं। अभी रखें 2-3 महीने में, अगर आपको 10-15% गेन देता है तो आई थिंक इज नॉट अ बैड, इज वेरी गुड। यही मेरी राय है। और बुक वैल्यू में मैंने लिस्ट डाउन मेंशन की हुई है, किसी रिसर्च से मैंने उठाई थी, जिसमें इंडिकेट करता है कि इसकी बुक वैल्यू 35 पे और 19 पे मिल रहा है। पावर कंपनी पाकिस्तान में जितनी पावर कंपनी अपनी बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड करी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको मैं एक बेंचमार्क नहीं बनाऊंगा कि कंपनी का वैल्यू ये हो सकती है, ऐसा नहीं है। ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बस मेरे यही इनके लॉन्ग टर्म पे क्लियर इंडिकेशन है, लॉन्ग टर्म पे अभी फिलहाल नहीं उठाएं अनटिल अनलेस इसकी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल पोजीशन और लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर हो। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए गेन कमा सकते हैं जिसे कमाना। दैट्स इट। यही मेरी राय है। और इंशाल्लाह अगर कोई इसमें सवाल हो या कुछ भी हो या कोई मिस्टेक हो तो काइंडली मुझे आइडेंटिफाई करें, मैं इंशाल्लाह उसको कवर करूंगा। और कोई भी ऐसी चीज़ सजेशन हो जो आप समझते हैं मुझे मजीद कवर करनी चाहिए या अपनी प्रेजेंटेशन को मजीद इंप्रूव करनी चाहिए, तो मैं आप मुझे बताएं। मैं इसको कवर करूँ, मेरी टीम है और जो प्रेजेंटेशन में भी हेल्प आउट करती है, तो मैं इसमें कवर करूंगा। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि मजीद हौसला अफजाई होगी और मैं वीडियोस इस तरह की बनाते रहूँगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।